Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. And today we are back again with another video. So without wasting any further time, let us quickly begin. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज के बारे में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी का क्या मतलब होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज डू वी हैव एंड उनमें से किसी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपने थंबनेल पे तो टाइटल देख ही लिया होगा, बट लेट अस क्विकली बिगिन टू अंडरस्टैंड कि हमारा आज का एजेंडा क्या है और हम उसमें आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। So before we move ahead, let us understand problem solving methodology क्या होती है। So problem solving methodology basically are ways या methods जिसके थ्रू हम अपने daily या routine problems को solve करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इन methodologies को हम अपने ऑफिस में ही यूज करेंगे या ऑफिशियल वर्क्स में ही या कस्टमर कंप्लेंट्स में ही काम करेंगे तो इसे यूज करेंगे। हम इस कंसेप्ट को अपने घरों पे भी या अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हमें वो रिपोर्ट एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में नहीं बनाना होता, रिपोर्ट नहीं सबमिट करनी पड़ती घर के प्रॉब्लम्स में, बट वो जो माइंडसेट है, वो थॉट प्रोसेस है, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इसीलिए इनका जो यूसेज है ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है अक्रॉस द ग्लोब, फार्मास्यूटिकल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, एंटरटेनमेंट में, हर जगह इसका यूज होता है। तो लेट अस क्विकली मूव अहेड टू अंडरस्टैंड कि कितने तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं। सो अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज जो बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं आज की डेट में, वो चार तरीके की हैं। द फर्स्ट वन इज पीडीसीए, द सेकंड वन इज डीमैक, द थर्ड वन इज एडी एंड द फोर्थ वन इज ए3। तो बेसिकली ये चार तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज हैं जो अक्रॉस द ग्लोब एग्जिस्ट करती हैं और मल्टीपल इंडस्ट्रीज इसमें से कुछ कुछ यूज करती हैं। देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जो एक से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी भी यूज करती है, बट अगर आप वो एक मैक्रो देखोगे तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हो इनमें से कोई ना कोई तो जरूर यूज कर रही होंगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, तो ये स्टेप्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस इनका स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट इसकी फॉर्मेटिंग में, इसके रिपोर्टिंग में आपको किसी भी दो या तीन कंपनीज का रिपोर्ट सेम नहीं दिखेगा। वो अपने हिसाब से, लोगों की रिपोर्ट फ्लेक्सिबल होता है, लोग अपने हिसाब से उसको ड्राफ्ट और डिजाइन कर लेते हैं, बट द थॉट प्रोसेस एंड द स्टेप्स आर द सेम, है ना। तो इन चार प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज में से दो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज ऐसे हैं जिसपे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। वो है पीडीसीए यानी प्लान डू चेक एक्ट। ये एक 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द सेकेंड वन इज 8D यानी 8 डिसिप्लिन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके ऊपर भी आपको हमारे चैनल में एक वीडियो मिल जाएगी, तो आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हमने काफी डिटेल में बात की है 8 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। द थर्ड वन इज डीमैक। ये एक सिक्स सिग्मा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है जिसमें हम 5 स्टेप्स यूज करते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, है ना। तो इसके ऊपर अभी हमने एक डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, बट अ डिटेल वीडियो ऑन दिस इज कमिंग शॉर्टली ऑन आवर चैनल, सो स्टे ट्यून्ड। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी के ऊपर, दैट इज ए3 थिंकिंग और ए3 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, है ना। तो आज हम समझेंगे कि ए3 के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ए3 नाम पड़ा, इसके क्या स्टेप्स हैं, और इसके दो तरीके के रिपोर्ट्स जनरली देखे जाते हैं इंडस्ट्री में। एक सिंपलर वर्जन है, एक एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिटेल डेटा होता है और सिंपलर वर्जन में थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। दोनों का स्ट्रक्चर बेसिकली सेम होता है, बस उसमें क्या डेटा हम फिल कर रहे हैं सिर्फ वो चेंज होता है। तो वो हम आगे वीडियो में थोड़ा डिटेल में और समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि A3 क्या होता है। सबसे पहले बिफोर डिफाइनिंग A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ये A3 नाम कैसे पड़ा। तो बेसिकली क्या होता है कि द रिपोर्ट दैट वी फॉर्म फॉर आवर प्रॉब्लम, चाहे वो कस्टमर कंप्लेंट है और इट इज एन इंटरनल रिजेक्शन, दैट इंटायर रिपोर्ट इज फॉर्मुलेटेड इन एन A3 फॉर्मेट। आपको पता होगा पेपर के काफी साइजेस होते हैं, A1, A0, है ना, A4, A3। तो ये पूरा रिपोर्ट एक A3 फॉर्मेट में भरा जाता है, इसीलिए इसका नाम A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग पड़ा। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। तो कई कंपनीज इसको अगर आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट फॉर्म में इस रिपोर्ट को बनाती हैं, कई लैंडस्केप फॉर्म में बनाती हैं A3 पेपर पे ही। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पोर्ट्रेट में ही बनाना है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको लैंडस्केप में बनाना है, बट A3 बेसिकली इज कि आप एक A3 शीट ऑफ पेपर में अपने पूरे रिपोर्ट को फिल करते हो, इसीलिए इसका नाम A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग पड़ा। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। तो A3 thinking basically is a logical and a structured approach to problem solving adopted by lean organizations around the world. It allows to focus on the real issues
while helping the team collaborate to gain deeper insight to problems, right? एंड सबसे खास बात यह है कि A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बेसिकली अलाइंड विद PDCA। जो PDCA फिलोसफी है उसी के ऊपर अलाइंड है, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ 4 स्टेप प्रोसेस। इसमें जो 4 स्टेप होते हैं वो होता है डिफाइन, एनालाइज, वेरीफाई एंड इम्प्लीमेंट। सॉरी, डिफाइन, एनालाइज, इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई। तो हम इसको आगे और अच्छे से देखेंगे कि ये स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हमने फोकस मेनली ये किया है कि जो A3 का हम रिपोर्ट फिल कर रहे हैं वो रिपोर्ट फिल करने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसकी हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो एक बार अगर आपको वो समझ में आ जाएगा देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू फिल दैट कंप्लीट रिपोर्ट। तो आइए हम फटाफट इन दोनों रिपोर्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो A3 का सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो A3 का सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ऐसा देखने में होता है। मैं इसको स्क्रॉल करके आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिखा देता हूं, इसके बाद हम इनके एलिमेंट्स के बारे में फटाफट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर, और ऑब्वियसली अगर आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपकी कंपनी का नाम होगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा है आप यहाँ देखेंगे कॉलम बी में, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो जो ये वाला पार्ट है ये प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से डिफाइन करता है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर हम 5W1H और 5W2H अच्छे से यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन के लिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉब्लम डेफिनेशन कैसे एक प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन किया जाता है, हमने काफी डिटेल वीडियो बनाई है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप टाइटल डालते हैं कि किस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हैं। इट कैन बी योर कस्टमर कंप्लेन, इट कैन बी योर इंटरनल रिजेक्शन। तो आप यहाँ पर VOC डाल सकते हैं, जो भी आपका कस्टमर है। इट कैन बी योर इंटरनल कस्टमर, इट कैन बी योर एक्सटर्नल कस्टमर। तो आप अपना वॉइस ऑफ कस्टमर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप स्टार्ट डेट डालिए, वो डेट जिस दिन आपने प्रॉब्लम पे काम करना शुरू किया, है ना। अगेन इट कैन बी एन एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इट कैन बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट, मतलब कब तक टीम ये डिसाइड कर रही है या आप ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम हम टेंटेटिव इस डेट तक क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट डालते हैं। दिस डेट, जो ये डेट है ये कुछ फिक्स नहीं है, इससे पहले भी कंप्लीट हो जाता है, इससे एक आध दिन डिले भी हो सकता है ड्यू टू XYZ रीजंस, है ना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो कई बारी हम जो डेट एस्टिमेट करते हैं उससे पहले भी कंप्लीट हो जाता है और कई बारी वो डेट क्रॉस भी हो जाती है, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वहां पर हम डालते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम टूल यूज करते हैं 5W1H या 5W2H कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु रिपोर्टेड द प्रॉब्लम, व्हेन वाज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस। आप इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं हम एक अच्छी प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम। तो अगर आप ये सेक्शन अच्छे से फिल कर लेते हैं तो आपने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बिकॉज अब प्रॉब्लम समझ गए हैं, है ना। एक बार प्रॉब्लम समझ में आ जाता है तो you can always work out with the team to fix it out। तो आपने यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया। जो इसका फोर्थ एलिमेंट है यहाँ पर आप ये डालते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है किस कैटेगरी में है, मतलब क्वालिटी कैटेगरी में आता है, कॉस्ट कैटेगरी में आता है, डिलीवरी कैटेगरी में आता है, मोरल कैटेगरी में आता है, वेस्ट एंड एफिशिएंसी में आता है। तो देयर आर 6-7 कैटेगरीज जिसमें आप इसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, बिकॉज ये मोस्टली एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्ड है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में कोई इसके अलावा कैटेगरीज हो सकती हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, रिपोर्ट फ्लेक्सिबल होती है, कंटेंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। अब आपने प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर लिया, अब अपना आप यहाँ पे गोल स्टेटमेंट डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपका 500 पीसेस रिजेक्ट होता है, तो योर गोल स्टेटमेंट कैन बी 50% रिडक्शन इन XYZ मॉडल बाय, और उसमें आपने अपना एक टारगेट डेट डाल दिया कि इतने तक आप इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। ध्यान रखिए आपका जो गोल है दैट शुड बी स्मार्ट, है ना, अचीवेबल होना चाहिए। तो जब आपने गोल स्टेटमेंट फिल कर दिया उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है इस पर्टिकुलर पार्ट का, उसमें हम डालते हैं एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मतलब एक बार अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। वो बेनिफिट आपको रुपीज में भी हो सकता है, एफिशिएंसी में भी हो सकता है, मोरल में भी हो सकता है ना। तो टैंजिबल और इनटैंजिबल जो बेनिफिट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो वंस दिस इज फिल्ड तो आपके A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं कॉज एनालिसिस, है ना। तो कॉज एनालिसिस में क्या है, सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्म करके सारे पॉसिबल कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं, और जब हमारे पास सारे पॉसिबल कॉजेज आ जाते हैं तो हम उसको कॉज एंड इफेक्ट या फिश बोन या हेरिंग बोन डायग्राम में हम उसको प्लॉट करते हैं। मोस्टली यहाँ पर 6M यूज होता है, मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मदर नेचर, है ना, मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बट अगेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर आप जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप 6M यूज करोगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम भी आ सकते हैं ऑन द 6 पर्टिकुलर कॉजेज। तो आप अपना फिशबोन डायग्राम प्लॉट करेंगे।
है ना। तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे हाउ टू प्लॉट अ फिशबोन डायग्राम, है ना, क्योंकि हमारा फोकस आज का है A3 फॉर्मेट कैसे फिल करते हैं, तो वील कीप आवर फोकस ऑन दिस ओनली। तो आप कॉज एंड इफेक्ट में गए और आपने जितने भी आपके आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स थे आपने यहाँ पर सॉरी जितने भी आपके आइडेंटिफाइड कॉजेज थे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आप वहाँ पर अपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमें हेल्प करेगा एक तो कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप को स्टडी करने में, है ना। ये एक इनपुट भी हो जाता है वाइवा एनालिसिस के लिए। और दूसरा ये है कि डेटा थोड़ा स्ट्रैटिफाइड दिखता है, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर हेड के कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने लेटेस्ट से 50 कॉजेज आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप 50 कॉजेज पे तो एक साथ काम कर नहीं सकते, तो अब आप क्या करोगे, उन कॉजेज का कुछ डेटा आइडेंटिफाई करोगे कि उन कॉजेज की वजह से कितना कितना रिजेक्शन हो रहा है। तो उस सीक्वेंस को कि इस कॉजेज से मैक्सिमम है, इससे फिर उससे कम है, तो उस प्रायोरिटी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये कॉज नंबर 1 है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रिजेक्शन है, फिर कॉज नंबर 2 है, वो आप यहाँ पे फिल करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज एनालिसिस समरी, और यहाँ पर हम प्रायोरिटाइज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना। तो हम इसको कई तरीके से देख सकते हैं। एक देख सकते हैं इस कॉज की वजह से रिजेक्शन कितना हुआ, या इस कॉज का इम्पैक्ट कितना है। आप सीएफटी के साथ क्रॉस फंक्शनल टीम बनाइए, आप इसका इम्पैक्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो अपने इनपुट्स देंगे कि ये हाई इम्पैक्टिंग कॉज है, ये लो इम्पैक्टिंग कॉज है, एंड फिर उसको समराइज करके भी आप कर सकते हैं। तो मेथड्स अलग अलग हैं, बट इसका फोकस ये है कि जितने आपने कॉजेज निकाले आप उसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से सीक्वेंस पे प्रायोरिटाइज कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन से कॉज पे पहले काम करना है, कौन से कॉज पे बाद में काम करना है। तो आपने क्या किया, कॉज एंड इफेक्ट बना लिया। कॉज एंड इफेक्ट बनाने के बाद आपने इसी की हेल्प से आप वाइवा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। वाइवा एनालिसिस करने के बाद आपको रूट कॉजेज आ जाएंगे, है ना, और उसके बाद आपने जो कॉजेज हैं उसको आपने ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लिए। अब हमारा सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है A3 रिपोर्ट का। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, जहां पर है काउंटर मेजर्स, है ना। आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, आपने रूट कॉज अब आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें उसे फिक्स करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन है वहां पर हम डालेंगे प्रायोरिटी वाइज कि ये मेरे करेक्टिव एक्शंस हैं और ये प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, तो उनको आप यहाँ पे लिस्ट करेंगे, ठीक है। ये मेंशन करेंगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे क्लोज करने के लिए और उसका क्या रोल रहेगा उस पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्रायोरिटी वाइज आपने डाल दिए, आप क्या बोलते हैं करेक्टिव एक्शंस जो भी है ना। और दूसरा कौन करेगा, उसका क्या रोल रहेगा इसको कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा। ये जो हमने करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाई किए हैं उसका एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा। इसमें हम ये डालेंगे कि क्या क्या मेरे करेक्टिव एक्शंस थे, है ना, या प्रिवेंटिव एक्शंस थे, तो मैं यहाँ पे डालूंगा जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना, या फिर फिक्सिंग अ डैमेज्ड डाई, या फिर अगर कोई हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल नहीं है एंड वी नीड टू अपडेट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, तो जो भी हमारे आइडेंटिफाइड एक्शंस है वो एक्शंस यहाँ पे डालेंगे। देन कम्स की हु विल डू इट, है ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब ये काम आपने स्टार्ट किया, मतलब कब आपने एक्शन आइडेंटिफाई किया, लेटेस्ट से आपने आज आइडेंटिफाई किया तो आप आज की डेट डालेंगे। एंड देयर विल बी अ टारगेट डेट, ये टारगेट डेट वो डेट होगी जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे टारगेट डेट डालेंगे। एंड देन आप इसका स्टेटस डालेंगे कि ओपन है, क्लोज है, जो भी है, और उसके साथ आप यहाँ पे रिमार्क्स डाल सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली इंप्लीमेंटेशन प्लान हो जाएगा कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपने जो यहाँ पर कॉज एनालिसिस में रूट कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, हमने क्या किया अभी तक, हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, फिर हमने कॉज एनालिसिस कर लिया, हमने काउंटर मेजर्स भी प्लॉट कर लिए, इंप्लीमेंट कर दिया। फिर आता है इसका लास्ट पार्ट, है ना, जो फोर्थ स्टेप है। और फोर्थ स्टेप इसमें ये है कि हम इसमें अब रिजल्ट्स की मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। तो हम आप यहाँ पे ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, जो भी आपने ऊपर टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स देखे थे उन टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट के अगेंस्ट में यहाँ पर जनरली लोग PQCDSM जो हमारे टीपीएम पिलर्स के KPI होते हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, सेफ्टी, डिलीवरी, मोरल, इस कैटेगरी में आपने जो भी अचीव किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब वहाँ पे डाल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी में पहले ये सिचुएशन थी, अब आप यहाँ पर आ गए हो, तो आप इसमें नंबर्स भी डाल सकते हो। बेटर रहेगा अगर आप यहाँ पे कुछ ग्राफ्स प्लॉट कर दो, तो उससे थोड़ा विजुअल रहता है डेटा, इजियर टू अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद फिर आप फॉलो अप एक्शंस डाल सकते हो कि कोई ऐसे एक्शन है जिसको आपको फॉलो अप करने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि क्या एक्शन है, कौन फॉलो अप करेगा, कब फॉलो अप करेगा, और उसका क्या स्टेटस है ना। तो वंस दिस इज डन तो आपका A3 रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज अ वेरी बेसिक A3 रिपोर्ट। अब इसमें देखेंगे ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो काफी कंपनी में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉलो होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो डिटेल्ड वर्जन है उस पर बात करने के लिए, है ना। तो ये काफी सिंपल वर्जन था, अब हम आते हैं इसके एडवांस वर्जन पे। तो ये एक एडवांस वर्जन है, इसमें अगर आप स्टेप्स देखेंगे तो स्टेप्स जो है ना वो सेम है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, कॉज एनालिसिस,
काउंटर मेजर्स एंड रिजल्ट्स, है ना। स्टेप सेम है बट इसमें थोड़ा सा डिटेल्स है। तो हम आइए समझते हैं फटाफट, इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। इसमें हम बेसिकली जो एडिशनल एलिमेंट्स उस पर फोकस करेंगे। तो अगेन इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है, देन इसमें आप बेसिक डॉक्यूमेंट नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं, इसका रेफरेंस नंबर क्या है, जिस प्रोसेस का ये काम हो रहा है उस प्रोसेस का ओनर कौन है, कौन इस A3 रिपोर्ट को लीड कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है ना, नोट्स कौन लेगा, कौन सा रिविजन नंबर है, डेट क्या है, ये बेसिक डिटेल्स हैं एक IMS डॉक्यूमेंट की, है ना। अगर आप एक ISO डॉक्यूमेंट या ITS डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ये बिल्कुल बेसिक डेटा है। उसके बाद अगेन हमें टाइटल डालते हैं किस पे काम कर रहे हैं। ये एक नया आइटम है, हम यहाँ पे स्कोप डालते हैं। स्कोप मतलब ये जो मैं A3 रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ इसका स्कोप क्या है, क्या ये एक लाइन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या क्या ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे लोकेशन, एरिया, लाइन, डिपार्टमेंट, बाउंड्रीज में इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप देखिए लोकेशन हो गया, एरिया हो गया, लाइन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। तो आप अपनी प्रॉब्लम की बाउंड्रीज को सेट करते हैं ताकि पूरी टीम फोकस्ड अप्रोच के साथ सिर्फ उस प्रॉब्लम पे काम करे, इधर उधर ना भटके। ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस नेम, है ना, किस प्रोसेस पे आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ प्रोसेस नेम डालते हैं। फिर अगला हम ये चेक करते हैं कि क्या इस प्रोसेस का मैप एग्जिस्ट करता है। सो प्रोसेस मैप बेसिकली आप एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम, इनपुट से लेकर आउटपुट तक का पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो होता है, उसमें क्या क्रिटिकल इनपुट है और क्या क्रिटिकल आउटपुट होगा उस पर्टिकुलर स्टेप से, आप वो मेंशन करते हैं। तो वो आता है बेसिकली प्रोसेस मैप में। तो क्या प्रोसेस मैप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, है ना। एंड उसके बाद अगेन स्टार्ट डेट एंड एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन डाला, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल कंडीशन, है ना, कि अभी क्या है। तो आप यहाँ पे 5W1H या 2H यूज कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे प्रॉब्लम कैटेगरी डाल दिया। देन यहाँ पर देखिए गोल है टारगेट कंडीशन, तो ये है आपका करंट कंडीशन और ये आपकी विश लिस्ट है कि आप इसको यहाँ पे लेकर आना चाहते हो। तो आप यहाँ पे अपना टारगेट कंडीशन डाल सकते हो कि आपका क्या टारगेट है। एंड देन आप यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड बेनिफिट, हार्ड सेविंग या सॉफ्ट सेविंग, यहाँ पर अगेन टैंजिबल या इंटैंजिबल, जो भी आपके एक्सपेक्टेड बेनिफिट है आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है की मेट्रिक्स, है ना, वो क्या मेजरेबल्स हैं जिसके थ्रू आप इसके सक्सेस रेट को मॉनिटर करोगे। आपका रिजेक्शन रेट हो सकता है, रिजेक्शन परसेंटेज हो सकता है, COPQ हो सकता है, जो भी आप यहाँ पे मेट्रिक्स डाल सकते हो कि बेसलाइन क्या है और इंप्रूवमेंट गोल क्या। देखिए लिखा हुआ है शुड इंक्लूड बेसलाइन एंड इंप्रूवमेंट गोल्स। और इसको करने के लिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब आप इस रिपोर्ट को फिल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है इसी रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा। इस रिपोर्ट के साथ आप ना अटैच कर सकते हैं, अगर आपको कुछ फोटोज, कुछ आपको अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह लगाने हैं तो ऑब्वियसली आप इसके साथ वो अटैच कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी, जैसे भी आप इसको मेंटेन करते हैं, है ना। फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है कॉज एंड इफेक्ट, हम उसमें डिस्कस कर चुके थे। इसमें एक्चुअल में ऐसे होता है, आप अपने ब्रेनस्टॉर्म, जो भी आपके कॉजेज हैं, ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आप कॉजेज जो आइडेंटिफाई करते हैं उनको फिशबोन में डालिए। देन उसके बाद इसका वाइवा एनालिसिस कीजिए एंड जो भी आपके रूट कॉजेज आए हैं फिर आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए इंपॉर्टेंस के हिसाब से। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि अगर इन कॉजेज को मैं फिक्स कर देता हूँ परमानेंटली तो क्या मेरा कॉज प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर आता है, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि दिस इज अ टेम्परेरी फिक्स और दिस इज अ परमानेंट फिक्स। ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम प्लॉट किया हमने यहाँ पे एंड उसके बाद फिर हम वाइवा एनालिसिस पे गए, रूट कॉजेज आइडेंटिफाई किए और हमने फिर उसको व्हाट वी डिड इज वी प्लॉटेड दोज रूट कॉजेज इन दिस कॉज एनालिसिस समरी, उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। लेट अस से मैंने 5 कॉजेज आइडेंटिफाई किए, तो उन 5 कॉजेज का कंट्रीब्यूशन कितना है इस प्रॉब्लम को जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो हम बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं। जैसे पहले की वजह से लेट अस से 30% इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरे की वजह से 20% इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसे करके हम उसी सीक्वेंस में फ्रॉम डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हैं, टॉप टू लोवेस्ट। तो उससे फिर हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से वाले रूट कॉज पे सबसे पहले काम करना है। ऑब्वियसली जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है उसको हम सबसे पहले फिक्स करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर फिर हम डाल देते हैं अटैचमेंट्स है कि नहीं, येस या नो। तो अगर आप यहाँ पर येस डाल देंगे तो ऑब्वियसली जो भी बंदा रिव्यू कर रहा होगा तो वो अटैचमेंट्स भी रिव्यू करेगा। एल्स आप अटैचमेंट के अगेंस्ट में हाइपरलिंक लगा सकते हैं, तो वैसे भी रिपोर्ट में हाईलाइट हो जाती है। ठीक है। फिर हम आते हैं काउंटर मेजर पे, ये भी थोड़ा सा डिटेल है ना। तो जो भी हमने काउंटर मेजर डिसाइड किया है तो यहाँ पर हम रीजन डालते हैं कि वो काउंटर मेजर हमने क्यों डिसाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम फिक्स करनी है, उसके 10 सॉल्यूशंस होंगे, तो आपने 10 में से 2 ही क्यों फिक्स किए, आप उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। कॉस्ट हो सकता है, इजीनेस टू इम्प्लीमेंट हो सकता है, जो भी रीजन है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर जो सोल्यूशन है हमारा, वो सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि ये हम ऐसे 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 इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैं आपसे बता रहा था, ये देखिए यहाँ पे कि जो काउंटर मेजर्स या क्विक विंस हैं जो इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, उसको हम ऐसे रिव्यू कर सकते हैं। उसकी प्रायोरिटी क्या है, कितनी आसानी से उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा उसको इंप्लीमेंट करने में, उसका कितना इम्पैक्ट होगा। एंड फिर इसका हम एक वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये फिर हमें आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए
कि सबसे ज्यादा अच्छा काउंटर मेजर कौन सा है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं जो इस पे काम करेंगे, है ना, उनका रोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग इसमें टीम में काम कर रहे हैं, तो हर बंदे का एक रोल होगा। कोई बंदा जो है वो फॉलो अप करेगा, somebody विल एग्जीक्यूट इट, कोई रिसोर्स अप्रूवल करेगा। जो भी टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं उनका नाम और उनके रोल्स वगैरह हम इसमें मेंशन करते हैं। एंड फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ गया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। क्या हमने सोल्यूशन आइडेंटिफाई किया, कौन करेगा, कब से कब तक करेगा, एंड उसका अभी का क्या स्टेटस है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, now let us quickly move ahead to result summary। तो result summary में it is similar to what we discussed in the simpler form। तो इसमें हमने लिखा क्या हमने improvement implement कर दिया, है ना, results verify हो गए, है ना, yes या no। अगर no है तो आप रिजल्ट्स नहीं फिल करोगे, वेरीफाई हो गए तो ऑब्वियसली फिर फिल करोगे, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, और सोल्यूशन को हम डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना रिजल्ट डालोगे, है ना, टैंजिबल इंटैंजिबल बेनिफिट्स। उसके बाद वंस दिस इज डन, तो आप एक ये भी डिसाइड करते हो कि आपकी टीम में वो कौन मेंबर होगा, है ना, वो कौन सा बंदा होगा जो सारे एक्शंस को वेरीफाई करेगा कि वो इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। तो उसका वेरिफिकेशन के कमेंट्स आ जाएंगे, जो भी काउंटर मेजर आपने आइडेंटिफाई किया था, तो वो असेसर उसको रिव्यू करेगा कि वो काउंटर मेजर इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उस सिंपलर फॉर्म में नहीं होता, कि हम एक बार हमने, कई बार होता है हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्शन ले लिया, बट 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद वो फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम अपने एक्शंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं। वो स्टैंडर्डाइज एसओपी के फॉर्म में भी हो सकती है ना, ट्रेनिंग मास्टर में भी उसे लगा सकते हैं, ऑडिट्स का भी पार्ट बना सकते हैं, है ना, एसपीसी चार्ट्स में इसे लिंक कर सकते हैं, विजुअल कंट्रोल्स पे लगा सकते हैं, पोका यूके कर सकते हैं, एरर प्रूफिंग, है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डाल सकते हैं। तो जिस कैटेगरी का है, मैन मशीन मटेरियल मेथड, उस कैटेगरी के हिसाब से हम क्या कंट्रोल्स लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, है ना। एंड अगेन फिर उसके बाद जो भी हमने की मेट्रिक्स पहले आइडेंटिफाई किया था, परसेंटेज रिजेक्शन हो गया, टन्स में रिजेक्शन हो गया, सीओपीक्यू हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स हो गया, जो भी मेट्रिक्स है, क्या था, क्या हमारा गोल था और कितना हमने अचीव किया, और गोल वर्सेस करंट में कितना वेरिएंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं 2% 10% से 2% पे आ जाऊंगा, है ना, यानी 80% रिडक्शन हो गया, लेकिन मैं सिर्फ 4% पे आ पाया, यानी 60% रिडक्शन ही कर पाया। तो 80 और 60 के बीच का जो वेरिएंस परसेंटेज है वो यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ, इन केस अगर मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया तो। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे अगर कोई फॉलो अप एक्शन है ना, सस्टेनिंग एक्शंस टू बी टेकन, एक्शंस फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल्स। तो जो कंट्रोल्स हमने लिखा है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी फॉलो अप्स वगैरह करने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या फॉलो अप करना है, कौन करेगा, कब तक करेगा, एंड क्या स्टेटस है उसका। एंड उसके बाद नीचे सिग्नेचर्स आ जाते हैं, लीडर का, एनालिस्ट का, प्रोसेस ओनर का और क्लोजिंग डेट का। तो अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट। हम इसमें प्रॉब्लम को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना, अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या फायदा होगा इसको फिक्स करने के बाद, है ना, कैसे हम इसको मॉनिटर करेंगे इसके रिजल्ट्स को, है ना। ये मतलब इमोशंस तो नहीं होता इसमें, डेटा ड्रिवन थॉट प्रोसेस पे हम क्वालिटी वाले फोकस करते हैं। तो क्या मैट्रिक्स होगी जिसको हम देख कर ये बोलेंगे कि हाँ मेरा प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो गया है या एलिमिनेट हो गया है। फिर हमने डिटेल एनालिसिस की, कॉजेज आइडेंटिफाई किए, उनको वाई वाई करके रूट कॉजेज आइडेंटिफाई किए, फिर उनको प्रायोरिटाइज किया, है ना। फिर उसके बाद हमने उसकी सोल्यूशनिंग की, सोल्यूशनिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखिए हमने कंट्रोल्स यानी स्टैंडर्डाइजेशन पे भी फोकस किया। तो ये बेसिकली कवर्स ऑल, है ना। और ये पूरा रिपोर्ट जो है A3 फॉर्मेट में होता है। तो ये देखिए आपको पोर्ट्रेट मोड में दिख रहा होगा, इसको लैंडस्केप मोड में भी प्लॉट कर सकते हैं। तो कंटेंट चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बट जो थॉट प्रोसेस है ऑन कंप्लीटिंग दिस रिपोर्ट और सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। जो हमने 4 अप्रोचेस की बात की है, PDCA, AD, DMAC एंड A3, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम आगे बनाएंगे इनको कंपेयर करने के लिए। अगर आप इनको देखेंगे ना तो ये सारे आपस में अलाइंड है ना। किसी का एक स्टेप है, किसी के 4 स्टेप हैं जो वो एक स्टेप को कंप्लीट करता है। तो कैसे ये चारों एक दूसरे से अलाइंड है ये भी हम देखेंगे। स्टेप्स अलग अलग हैं, कुछ डिटेल्ड है, कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो बेसिकली आप कोई भी मेथडोलॉजी फॉलो कर लो, सिमिलर ही रहता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, डेटा स्टडी करोगे, रूट कॉज निकालोगे, एक्शन लोगे, उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज करोगे एंड यू क्लोज इट, है ना। तो आज का जो हमारा वीडियो का सब्जेक्ट था कि हम A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये नाम आया और हम इसे कैसे फिल करते हैं। तो आप लोग इसको बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर आपने एक 8D रिपोर्ट पहले बनाया हुआ है या मेरी 8D वाली वीडियो फॉलो की होगी पहले, तो आप उसको प्लीज जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक लाइव मतलब भरी हुई 8D पे डिस्कस किया है, एक लाइव एग्जाम्पल लेकर कैसे 8D रिपोर्ट फिल करते हैं। तो आप सेम प्रॉब्लम को लेकर एक A3 रिपोर्ट भी
भी बना सकते हैं, तो उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा रेफर करने के लिए और फॉर्मेट आप ये यूज कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि A3 रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है एंड ये काफी यूज्ड रिपोर्ट है। ठीक है, तो आई बिलीव ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है जो आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को डाल दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उनको रिस्पॉन्ड भी करूं, और अगर जरूरी हुआ तो फिर एक लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं एक और वीडियो इस सब्जेक्ट पे बना दूंगा। So this is it for today's video guys. Thank you for your time and thank you for watching. I believe आपको ये concept काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा and you would have found the content meaningful as well. If you found the content meaningful, please like the video and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon to stay tuned to the latest updates on this channel. Also feel free to share the video with your friends. You may also follow us on Instagram and Facebook. So we will be back again with another concept on quality management system. Until then, bye bye.